नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 67 मेंस सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेंस में क्या पूछा जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। कुछ नए लोग हैं जो इस बार 67 का एग्ज़ाम दिए और उसमें उनका अच्छा खासा नंबर आ रहा है, वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है और साथ साथ जो जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार कटअप कितना रहा था, इंटरव्यू कितने अंकों का होता है, टोटल कितने अंकों का आपका मेंस का एग्जाम होता है, कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और विगत वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए थे, सभी को हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 1 के प्रश्न देखेंगे, 2 के देखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रश्न देखेंगे और एक हाथ आपके ऑप्शनल पेपर के भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जिनका भी 67 एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उनके नंबर 100 से कम आ रहे हैं, तो वो मेंस की तैयारी 68 के लिए अभी से लग जाए, क्योंकि आपके पास 68 की जो तैयारी करते हैं अच्छा खासा समय है। उनका जो है मेंस अप्रैल में होने जा रहा है, तो वो अभी से अगर तैयारी में लग जाते हैं तो अच्छा स्कोर करने वाले हैं। 67 में जिनका भी नंबर 100 के आसपास आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं और 68 वाले भी धीरे धीरे जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो 67 और 68 दोनों के लिए ये वीडियो है, दोनों इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन सिलेबस। मेन सिलेबस में जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो आपको सामान्य हिंदी का आता है। सामान्य हिंदी में 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका क्वालिफाई होता है। ये जो नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें आपको 100 में 30 नंबर लाना होता है और इसमें आपको निबंध पूछे जाते हैं, संक्षेपण पूछा जाता है और उसके बाद मुहावरे और हिंदी से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं वो आपको इसमें पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 या 5 दिन आप अगर इसे पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इसमें आप आसानी से पास कर जाएंगे। तो ये ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 ये भी 300 अंक का पूछा जाता है और ऑप्शनल पेपर जो होता है वो भी आपका 300 अंक का पूछा जाता है। तो टोटल अगर हम ये तीनों को जोड़ दें तो 900 मार्क्स के जो है मेंस के एग्ज़ाम होते हैं। और बात करें इंटरव्यू कितने अंकों का होता है, इंटरव्यू आपका 120 अंकों का होता है। 120 अंकों का इंटरव्यू होता है। अगर आप इन सभी को जोड़ दें तो टोटल जो आपका अंक होता है वो होता है 1020। इसी पे आपका जो है मेरिट डिसाइड होता है कि आप इनमें से एक सीट ले पाए या नहीं ले पाए। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से समझेंगे कि जीएस पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जीएस पेपर 2 में क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर में आपको 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन होता है भारत का आधुनिक इतिहास और कला। इसमें आपको 114 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। इसमें भी आपको 114 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है स्टैटिक्स, ये 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि भारत का आधुनिक इतिहास और कला, ये साथियों 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 ही प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। तो जीएस पेपर जो 1 है वो जीएस पेपर 2 से थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न पे जो है 38 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप इसे 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 114 मार्क्स के आपके भारत और आधुनिक इतिहास और कला के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है। 38 अंक के ये भी पूछे जाते हैं। 114 इसमें भी मार्क्स आपको मिलता है। और स्टैटिक्स में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 का आपको आंसर देना पड़ता है। 36 का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन यानी 72। अगर आप इस तीनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का जीएस पेपर 1 पूछा जाता है। जो भी कैंडिडेट इन 300 मार्क्स में अगर 180-90 लाते हैं तो वो टॉपर कहलाते हैं। याद रखिएगा, टॉपर कहलाते हैं। टॉपर का नंबर 180 या 190 के ही आसपास होता है। जीएस पेपर 1 थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है डीआई को लेकर। स्टैटिक्स आपका जो है अब डीआई बनकर रह चुका है, तो हम लोग मानेंगे कि डीआई से जो है क्वेश्चन आपके 36 नंबर के 1 पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके 72 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें बहुत से कैंडिडेट जो है 72 में 72 नंबर लाते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है, डायरेक्ट नंबर इसमें मिलते हैं। और आपको कुछ इसमें बता दें, भारत और आधुनिक, इसमें जो एक कला का सेक्शन है, इसमें आपको क्वेश्चन पहले से ही आउट रहते हैं। उस प्रकार का आउट नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं, यानी सभी को पता रहता है कि पिछली बार क्या आया था, अगली बार क्या आएगा। अनुमानित आउट रहता है ये प्रश्न। तो आपको बता दें कि पिछली बार जैसे आपको मौर्य कला पूछा है तो अगली बार पाल कला पूछेगा। अगर पाल कला पूछा गया है तो पटना कलम पूछेगा। पटना कलम पूछा गया है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछेगा। तो आपको बता दें 64 बीपीएससी में आपको पूछा गया था मौर्य कला के बारे में, और 65 में पूछा गया पाल कला के बारे में, 66 में पूछा गया आपको पटना कलम के बारे में, और 67 जो पूछा जाएगा वो आपको मौर्य कला
ये आपको अनुमानित है। 67 में जो है मौर्य कला से संबंधित आपके प्रश्न में पूछा जाएगा और आपको पढ़ना सभी है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि मौर्य कला से ही प्रश्न आपके 67 में पूछे जाएंगे, तो ये अनुमानित है। और नेक्स्ट आपको आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपको विद्रोह से प्रश्न पूछे जाते हैं जो अनुमानित रहते हैं, जिनका संभावना रहता है कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, जिसमें आपको संथाल विद्रोह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुंडा विद्रोह से पूछे जाते हैं। जैसे 66 में संथाल और मुंडा दोनों से प्रश्न पूछे गए थे। और 67 में जो संभावना है वो संभावना है कि 1857 में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि पिछले वर्ष क्या प्रश्न पूछे गए थे। और इसके बाद आपको चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में पूछा जाता है, नेहरू के बारे में पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी नेताओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे 66 में आपको गांधी जी और नेहरू दोनों से प्रश्न पूछे गए थे चिंतन में। तो ये थोड़ा साथियों इतिहास और कला ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको पहले ही बताया GS पेपर GS 2 से थोड़ा आसान है, इसमें आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 का आपको आंसर देना पड़ता है। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सारी जानकारी आपको जाननी जरूरी हो जाती है। जैसे G20 सम्मेलन जो है आपका भारत में होने वाला है, उससे संबंधित तथ्य आपको जाननी होगी। श्रीलंका में जो आपको आपातकाल लागू हुआ था, फूड आपातकाल, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हुई। चलिए GS पेपर आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करें GS पेपर 2 की। पॉलिटी से पूछे जाते हैं 114 मार्क्स के, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मिलाकर 114 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 72 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 3 का आंसर देना पड़ता था। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 3 का आंसर आपको देना है। दूसरे सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 का आंसर देना है। तीसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। टोटल की बात करें तो इसमें भी 114 और 72 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछली बार आपको बताया इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो सेक्शन है उसे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी से आपके एक भी प्रश्न पूछे नहीं गए थे। तो ऐसा नहीं है आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है। उस बार आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, इस बार पूछे जाने की संभावना बनती है। तो GS पेपर 2 आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शनल पेपर की ओर। ऑप्शनल बहुत सारे पेपर रहते हैं ऑप्शनल, जिनमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ऑप्शनल लेना क्या है। जिन भी विषयों में आपकी पकड़ अच्छी है आप उसे ऑप्शनल पेपर के तौर पर ले सकते हैं। और इस बार आयोग के द्वारा ये भी कहा गया कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को मेंस एग्जाम का जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर की बात करें तो 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 6 प्रश्नों का आपको आंसर देना पड़ता है। 50 अंकों का एक प्रश्न रहता है, 300 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर होता है। और पिछली बार जो BPSC के टॉपर रहे थे उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था मैथ, और मैथ में उन्होंने 300 में 290 नंबर लाया था। तो आशा करते हैं साथियों GS पेपर 1, 2 और ऑप्शनल पेपर से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और इस एग्ज़ाम को साथियों वही क्वालिफाई कर पाएंगे जिनकी लेखन शैली काफ़ी अच्छी है, जो लिखना जानते हैं। और आयोग के द्वारा तो आपको एग्ज़ाम कैलेंडर भी निकाल दिया गया है कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका मेंस होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा। तो एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं। 67 का जो आपका PT का एग्ज़ाम हुआ कब हुआ, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको कब निकाला जाएगा, 14 नवंबर को इसका रिजल्ट जारी होगा। याद रखना है 14 नवंबर को इसका रिजल्ट होगा। और इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको निर्धारित है कैलेंडर के अनुसार ही आपको बता रहे हैं, 29 दिसंबर को जो है इसका मेंस निर्धारित है, याद रखेंगे। और आपके पास अच्छा खासा 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने से करें। अगर आप किसी कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हैं बेशक आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। बस इतनी सी बातों को आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग आपको कुछ नहीं करवा पाएगा, आपको खुद से करना होगा। क्योंकि 2 महीने का ही समय है आपके पास, 2 से ढाई महीने का। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि कटअप, पिछली बार कटअप क्या रहा था। जनरल का जो कटअप रहा था वो आपको रिटन एग्जाम में 454 रहा था। और जब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था उसमें जनरल का कटअप मेल का आपको बता रहे हैं 537। 1020 में जिनका भी 537 नंबर आया है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए थे पिछली बार। और बात करें EWS की तो EWS ये साथियों ऊपर में आपका मेल है, नीचे फीमेल है। फीमेल 518 में सिलेक्शन हो गया था आपको जनरल कैटेगरी का। EWS की बात करें तो 428 रिटन एग्ज़ाम का, और फाइनल एग्ज़ाम का 532 जिनका भी आ रहा था वो आपको EWS मेल में उनका सिलेक्शन हो गया था।
और फीमेल का 514 में सिलेक्शन हो गया था। एससी की बात करें तो फाइनल 497 में सिलेक्शन हो गया था मेल का, फीमेल 473 में। एसटी की बात करें तो एसटी का जो मेल का था वो 475 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का 518 मेल में सिलेक्शन हो गया था और 501 में जो है फीमेल में सिलेक्शन हो गया था, जो ईबीसी कैटेगरी के थे। बात करें बीसी कैटेगरी और जनरल दोनों का सेम कटअप दिया गया था 537 नंबर। जिनका भी आ रहा था वो जितनी भी सीट थे उनमें से एक सीट उनको ज़रूर मिल गया। बात करें फीमेल का तो 516 जो है फीमेल का कटअप रहा था पिछली बार। तो कटअप से संबंधित जीएस पेपर 1, 2 ऑप्शनल से संबंधित आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में विगत वर्षों में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 को देखते हैं, जिसमें आपका 3 आता है, आधुनिक इतिहास और कला, उसके बाद आपका करंट अफेयर और आपका स्टैटिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया था आपको बताएं, संथाल विद्रोह से प्रश्न पूछा गया था और मुंडा विद्रोह से प्रश्न पूछा गया। यहाँ संथाल विद्रोह का क्या कारण थे, उनकी गति और उसके परिणाम क्या थे, ये प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करिए। 38 नंबर का आपको बताएं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 प्रश्न आपको हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। देखिए 5 और 6 प्रश्न आपको हिस्ट्री में पूछे गए, इसमें आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो बिरसा के बाद प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह, आपको बताएं चंपारण से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। इसमें साथियों बिहार के सापेक्ष में आपको आधुनिक भारत पढ़ना है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखिए नेहरू के विचार की विवेचना करिए पूछा गया है। नेहरू और गांधी दोनों के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको देखिए पटना कलम, आपको बताएं कि मौर्य कला आपको 64 में पूछा गया था, पाल कला 65 में पूछा गया था। पटना कलम जो कि आपका 66 का ये पेपर है, इसमें पूछा गया था। 67 में पूरी संभावना है कि मौर्य कला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पटना कलम हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है, लेकिन इसकी आने की संभावना कम है, आपकी मौर्य कला की आने की संभावना अधिक है, तो उसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आपको देखा जाए तो देखिए आपको पूछा गया था इन्हीं 2 पे आपको टिप्पणी लिखना था, जिसमें आपको सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार के बारे में लिखना था। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित तथ्य को लिखना है। इसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन में आपको बताए थे कि जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कब भागे थे, तो दिवाली के दिन भागे थे। इसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस और आपको आईएनए के बारे में पूछा गया है। ये आपको इतिहास और कला के सेक्शन है, जिसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 3 का आपको आंसर देना होता है। अब बात करें सेक्शन 2, इसमें आपको जो है करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें 3 का आपको आंसर देना पड़ता है। पूछा गया था तभी के संदर्भ में जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न पूछा गया था अगला आपको देखिए ब्रिक्स के बारे में आपको बताया पूछा जाएगा, G20 के बारे में पूछा जाएगा, श्रीलंका के बारे में पूछा जा सकता है, रूस यूक्रेन में भारत की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। आपको पूछा गया था कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे वैश्विक स्थिरता के लिए साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आपको पूछा गया था भारत के संदर्भ में पूछा गया था कि कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना के हाल ही की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों की परीक्षण कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था। आपको यूरोपीय संघ से प्रश्न पूछा गया था कि व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना करें। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप जो है आपका हरित भारत संकल्प, उसके बारे में आपको विवेचना करना। यह प्रश्न आपको करंट अफेयर के सेक्शन से पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्नों का हल करना था। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आपको आया था वो आपको पाई चार्ट यानी DI से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आप देख रहे होंगे इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये साथियों जो पूरा हो जाएगा ये 360 डिग्री हो जाएगा। ये 360 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 100%। इसी पे आप जो है डिग्री बाय परसेंटेज निकाल सकते हैं और इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप हल कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 72 नंबर का पूछा जाता है और 72 में आप 72 नंबर भी ला सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ये बेनिफिट है। तो ये DI का सेक्शन है। इसका जो है आपको PDF और मेंस का सिलेबस का PDF अगर आप 68 की तैयारी करते हैं तो उसे ज़रूर प्रिंट आउट करा के अब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सामने चिपका दें और उसी को फॉलो करें। और आपको बता दें अगर आप ऑप्शनल पेपर आपका कोई भी हो, विगत 5 वर्षों के ऑप्शनल पेपर के आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर खरीद लें, वो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको बता दें 68 की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जो है 10 अक्टूबर से बैच आ रहा है
थर्ड बिहार SSC CGL का, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट से अभी शुरुआती दिन में आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छा खासा होगा। अभी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका DI का क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं DI। इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं अब GS पेपर 2 में। तो ये सभी प्रश्न का PDF साथियों हमारे आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। साथ साथ आपको 3-4 ऑप्शनल पेपर के भी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे। तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर जुड़ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपको GS पेपर 2। इसमें भी बताया आपको 300 अंक का जो है आपका GS पेपर 2 होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है और 12 घंटा साथियों आपको इसमें लिखना पड़ता है। देखिए लिखना पड़ता है, एक आपका हिंदी में लिखना पड़ता है 3 घंटे का समय। इसके बाद आपका GS पेपर 1 में 3 घंटे का समय, GS पेपर 2 में 3 घंटे का समय, ऑप्शनल में आपका 3, यानी 12 घंटे आपको लिखना है। ये आपको लगातार लिखना नहीं है, इसमें आपको गैप मिलेगा। और पिछली बार साथियों जो है गैप नहीं मिला था, 3 दिन में ही जो है ये एग्ज़ाम करवा लिया गया था। एक दिन आपका हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम हुआ था और आपका दूसरे दिन आपको GS पेपर 1-2 एक ही दिन करवा दिया गया था, यानी 6 घंटा जो है स्टूडेंट को एक ही दिन लिखना पड़ा था। और इसके बाद जो है आपका ऑप्शनल पेपर एक दिन करवाया गया था। तो 3 दिन में जो है आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर करा दिया गया था। इस बार देखते हैं क्या होता है, तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। चलिए हम लोग GS पेपर 2 में देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वो कुछ भी प्रभावी ना कर सकता है। इसका मूल्यांकन करिए। इस क्वेश्चन पे साथियों थोड़ा सा आपको विवाद भी हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संघीय आपको ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, इसकी व्याख्या करिए। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 3 का आपको आंसर देना पड़ता है GS पेपर 2 में, आपको बताएं। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। और चौथा जो आपको पॉलिटी का लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रभावी मंच है, इसकी विवेचना करिए। तो 4 प्रश्न पूछे गए थे, 3 का आपको आंसर देना था। 38 नंबर आपको पर क्वेश्चन पे मिलने वाले थे। 114 अंक का जो है आपका सेक्शन 1 पूछा गया। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें जो है आपको पूछा गया था ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको बताया इसी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो देखिए इसमें 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद जो है आपको बिहार में व्यापक, देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि जनांकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, आपको मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की सरकार की योजना समझाइए। 7 निश्चय के बारे में पूछा जा सकता है। 7 निश्चय 2 के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था PT में कि 7 निश्चय 2 में कौन शामिल नहीं है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको पूछा जा सकता है कि इस योजना का लक्ष्य क्या है, इस योजना को कब तक पूरा किया जा सकता है, हर खेत में सिंचाई, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इन सभी तथ्यों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 2 का आपको आंसर देना पड़ता है। इसमें आपको कोविड-19 से एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा आपको प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आपको पूछा गया था कि वर्तमान में विश्व के अनेकों राष्ट्र के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना करिए, विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। अगला क्वेश्चन मेक इन इंडिया से पूछा गया था। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार आपको प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करिए। यह प्रश्न पूछा गया था। तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। 2 प्रश्न का आपको आंसर देना पड़ता है। 36 अंक का जो है एक प्रश्न होता है।
तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों ने भली भांति देख लिया। अब हम लोग एक आपको ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री, आपको पोल भी क्रिएट किए थे और बहुत सारे लोगों का जो था हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 50 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 300 अंकों का एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पूछा गया था कि आपको सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना करिए। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय बहिवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था। कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था। यह आपको खंड ए है। खंड आपको बी में पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों की वर्णन कीजिए। इसके बाद पूछा गया था कि जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना करिए। मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव के योगदान की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न साथियों आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमें दिया जाए तो हम सभी के बारे में लिख देंगे। आगे जो है प्रश्न पूछा गया था आपको खंड अ। खंड अ से जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण पूछा गया था। आपको 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था, उसकी सफलता और विफलता के बारे में आपको स्पष्ट करने दिया गया था। इसके बाद आपको लास्ट जो सेक्शन है जिसमें 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं विश्व इतिहास से, इसमें पूछा गया था यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणाम का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद चीन में साम्यवाद के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। ये साथियों आपका फाइनल जो है सिलेबस हुआ। 67 हो या 68 हो, आपको बता दें 68 तक कोई बदलाव आपका होने नहीं जा रहा है। सीसेट कहीं नहीं आने वाला है 68 तक। सीसेट लाने के लिए साथियों बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं, तो अभी संभव नहीं है कि आपका सीसेट आएगा, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म को भरा जाएगा। और इस महीने साथियों संभव नहीं है कि आपका कोई भी डिसीजन ले पाए, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हैं। इसके बाद आपका दीपावली की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, तो संभव नहीं है। 68 और 67 जैसा आपका था, 68 भी आपका वैसा ही रहेगा। तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करिए। जिनका भी कम नंबर आ रहा है 67 में, वो 68 में लग जाएं, पूरी तरह से लग जाएं। कम समय है, एग्ज़ाम कैलेंडर भी निकाल दिया गया है। बेहतर तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो साथियों आपको इसका PDF भी हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे, जैसा कि आपको बताया, डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़ जाए। इसके साथ साथ आपको जैसे हिस्ट्री हुआ, LSW है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन सभी ऑप्शनल के पेपर प्रीवियस ईयर के आपको चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए साथियों, धन्यवाद।